अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। इस हफ्ते अमरीकी सदर ट्रंप ने या उनकी इंतजामिया ने दो ऐसे फैसले किए हैं जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर हुआ है। और जो दो फैसले लिए हैं उनमें से एक जो फैसला बुध के रोज उन्होंने, जो उनका एक ऑब्वियसली इलेक्शन प्रॉमिस था कि जो क्रैकडाउन उन्होंने इमिग्रेंट्स के खिलाफ कर रखा है, तो उसके मुताबिक उन्होंने जो इमिग्रेंट वीज़ा है उसके ऊपर पाबंदी लगाई है और जिन 75 कंट्रीज़ पर या उनके शहरियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उसमें हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान भी शामिल है। अब मैंने ये क्यों कहा कि हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हैं। और बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका से इतने अच्छे हैं तो आखिर पाकिस्तान को इस फहरिस्त में क्यों डाला गया। इसका भी हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे, तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस बैन से मुतालिक बात की जाए, क्योंकि एक तो इम्पॉर्टेंटली ये, जैसे मैंने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप वैसे ही आपको पता है कि वो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं और वो कहते हैं कि ये जो गैर मुल्की अमरीका में रहते हैं या आते हैं, इसकी वजह से अमरीकियों को नुकसान हुआ है और अमरीका के ये मफाद में नहीं है। और जब से वो सदर बने हैं या दूसरी टर्म के लिए आए हैं तो वन आफ्टर दी अदर उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए हैं। और ये जो उनका फैसला है, जो नई अब फहरिस्त जारी की गई है, ये कंटिन्यूएशन है। पिछले साल नवंबर में उन्होंने एक फ़ैसला लिया था, यानी कि जो अमेरिका में लोग आते हैं और उनको मुश्किल इस तरह से बनाया था कि आपके पास एक अच्छी खासी रकम होनी चाहिए, बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, ताकि उनका ये ख्याल है कि कोई भी शख्स अगर अमेरिका आता है तो वो अमेरिका के सिस्टम के ऊपर बोझ ना बने, यानी कि अगर आप अमीर हैं तो फिर ही आप अमेरिका जा सकते हैं। तो अब उसकी कंटिन्यूएशन में जो उन्होंने फैसला लिया है कि ये जो इमिग्रेंट वीज़ा है उसके ऊपर फ़िलहाल उन्होंने पाबंदी लगा दी है 75 कंट्रीज़ के ऊपर, और उसमें एशिया से लेके लेटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, तमाम ममालिक शामिल हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान भी शामिल है और इंडिया शामिल नहीं है। मुकम्मल कहानी जो है उस तरीके से कंप्लीट होती है। देखिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त कर रहे हैं वो कोई नया नहीं कर रहे हैं। 2016 की भी उनकी जो पिछली टर्म थी उसके अंदर भी उनकी इसी किस्म की पॉलिसीज थी। आपको पता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका के अंदर जो जॉब्स हैं वो आउटसोर्स हुई हैं। अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर होता रहा है। फिर उसके बाद ये एक भी तोजी सामने आई कि अमेरिका ने अपने को बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया है फॉर द ग्लोबल ट्रेड, फॉर इमिग्रेंट्स। तो वन आफ्टर अनदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे जो ओपननेस ऑफ देयर इकोनॉमी, ट्रेड, सोसाइटी, वो सारे उन्होंने रिवर्स करना शुरू कर दिए। आज WTO का कोई नाम नहीं ले रहा, यूनिलैटरल डिसीजंस कर रहे हैं। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई नाम नहीं ले रहा, वो पॉलिटिकल साइड पे भी यही कुछ कर रहे हैं। पर जो पाकिस्तान के लिए सरप्राइजिंग है, अभी तक इस फैसले से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस थे, पर्टिकुलरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, वो काफ़ी अच्छे थे। वो पब्लिकली कई दफ़ा पाकिस्तान को प्रेस कर चुके हैं जो पाकिस्तान ने लिमिटेड जंग जीती अगेंस्ट इंडिया। और बट ये फैसला, इसके आसपास एक और फैसला, अगर उन दोनों को आप जोड़ के देखें तो कोई कहानी समझ नहीं आ रही। आपको पता है कि ट्रंप की फैमिली का क्रिप्टो का बिजनेस है और इसी हफ्ते पाकिस्तान ने उनकी जो फैमिली से रिलेटेड एक कंपनी है क्रिप्टो की, उसके साथ उन्होंने मफाहमती याददाश्त 1 साल के लिए उस पर साइन किए हैं, जिसका मकसद ये है कि जो स्टेबल कॉइन है उस कंपनी का, बुनियादी तौर पर उसको पैक किया हुआ है अमेरिकन करेंसी के साथ, उसको पाकिस्तान जो है वो उसको अडॉप्ट करने जा रहा है। ऑल्दो अभी हमारा जो लीगल रजीम है वो उसमें बहुत सारी चेंजेस चाहिए, बट इधर से हमने ये किया। और दूसरी साइड पे एक चीज़ ये भी ऐड कर लें कि इसी हफ्ते कंक्लूड हुई हैं जॉइंट जो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज हैं पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज के दरमियान, पाकिस्तान में भी है। तो ओवरऑल एक तरफ ये चीज़ें हो रही हैं और दूसरी तरफ ये जो फैसला है। बट इसका जवाब हम ज़रूर लेंगे कि आखिर क्या ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है, क्या ये पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है उसकी नाकामी है या कोई और मसला। लेकिन सबसे पहले आई थिंक थोड़ी वजाहत होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो फैसला लिया गया है, जब वो बात करते हैं कि इमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है, यानी कि आप अगर किसी और मुल्क में जाके आप वहाँ पर सकूनत इख्तियार करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी मुल्क से अगर वो शहरी जो जाना चाहते हैं अमेरिका और अमेरिका में मुकम्मल रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, तो उस वीज़ा के ऊपर फ़िलहाल के लिए उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इसमें वजाहत की गई है अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि उसमें जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, यानी कि अगर आप तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, सेहत के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेसमैन है उसके लिए जाना चाहते हैं, तो और इवन स्किल्ड वर्कर हैं, एथलीट्स हैं,
उसके ऊपर इस पाबंदी का इतलाक नहीं है। इनफैक्ट में जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने जब ये वजाहत जारी की तो उसमें उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है कि इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग फ्रॉम दीज 75 countries will be paused while the State Department reassesses immigration processing procedures to prevent the entry of foreign nationals who would take welfare and public benefits. और इस सिलसिले में फिर बाकायदा तौर पर एक सिफारती मरासले के जरिए तमाम जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं अमेरिका के, खास करके इन 75 कंट्रीज में, उनको बाकायदा तौर पर आगाह किया गया है कि वो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर वीज़ा जारी ना करें। अब ये भी वजाहत बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर जो एम्बेसी है पाकिस्तान में यूएस की, उन्होंने भी ये वजाहत जारी की है कि अगर आप इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके ऊपर अभी पाबंदी नहीं है, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकती है, सिर्फ उसके ऊपर जो फैसला है वो पेंडिंग रहेगा जब तक ये बैन रहता है। तो वो जो प्रोसेस है वो अपनी जगह पे जारी रहेगा, फैसला उसके ऊपर कोई हतमी नहीं होगा। अब इसमें उन्होंने किया क्यों है उसके लिए भी आई थिंक बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया का ये ख्याल है कि जब आप कोई भी शख्स अमेरिका से बाहर या इन मुल्कों से जाता है तो वहाँ पर आप एक दफ़ा अमेरिका चले जाते हैं तो बहुत से उनके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं, उससे आप फ़ायदा उठाते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि जो डाटा उन्होंने कंपाइल किया है तो इन मुल्कों से जो लोग आते हैं वो जाली दस्तावेज़ात पर भी आते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, और वो फिर बोझ पड़ता है जो अमेरिका की आवाम के ऊपर, यानी कि जो टैक्स पेयर्स की मनी है वो उनके ऊपर इस्तेमाल होती है। तो इस वजह से वो इस प्रोसेस को रोक रहे हैं अनटिल कि ऐसा कोई फुल प्रूफ निज़ाम वो बना नहीं लेते कि जहां पर आप, इन अदर वर्ड्स में लेट मी पुट इट इन दिस वे, कि उनके ख्याल में कोई 2 नंबर बंदा जो है वो अमेरिका में दाखिल ना हो। देखिए कामरान, जब पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया गया तो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो एक रिएक्शन आया वो ये था कि अनलाइक इन दी गल्फ कंट्री जहाँ पे पाकिस्तानी जो है बहुत रिच नहीं है, स्किल वर्क फोर्स नहीं है, जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी वर्क फोर्स है वो स्किल वर्क फोर्स है, ज़्यादातर इस डॉक्टर के प्रोफेशन के साथ वो अटैच है, और जो कि हाईली पेड एक प्रोफेशन है अमेरिका के अंदर, और वहाँ पर उनको कोई स्टेट डोल आउट्स की, हैंड आउट्स की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर टू दैट इंडिया का भी बाय एंड लार्ज इसी किस्म का सीन है, वहाँ पे भी इंडियन जो लॉबी है उनकी, वहाँ पे जो डायस्पोरा है वो भी फाइनेंशियली बेहतर है। सो बोथ कंट्रीज आर प्रोबेबली इक्वल, लेकिन पाकिस्तान की इंक्लूजन ऑन द ग्राउंड्स के जी ये ज़्यादा बेनिफिट्स मांग रहे थे, इट डजंट मेक सेंस अनटिल कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करें, उनसे वो डाटा जो है वो उनको, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि उनको लिस्ट में शामिल किया हुआ एट द बॉटम, ऑल द पाकिस्तान उन टॉप कंट्रीज में शामिल नहीं है 75 में जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, तो किया तो क्यों किया है? एक तो ये चीज़ इसके अंदर, दूसरा ये कि इसकी इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली आएंगी। खुद जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि 21 जनवरी के बाद को 3,15,000 अफराद जो हैं वो मुतासर इससे हो सकते हैं इस बैन से ओवरऑल, और उसके अलावा 1 लाख जो लोग हैं वो पहले ही मुतासर इससे हो चुके हैं। तो इट्स नॉट गुड। जो एक ग्लोबल विलेज की एक बात होती थी जिसमें बॉर्डर्स जो थे वो इररेलेवेंट हो गए थे, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट वीक हो गया था, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो ये दफ्तर खारजा के तर्जुमान से भी सवाल हुआ है, और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान जो अमरीकी हुकाम है उनसे राब्ते में है, और नेचुरली होगा भी, और मज़ीद हम तफसील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो ये तवक्को कर रहा है कि ये जो बैन है ये टेम्प्रेरी है और बहुत जल्द ये बैन लिफ्ट हो जाएगा। अब दूसरा ये सवाल कि क्या ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है, बट अगर आप फहरिस्त देखें इसमें, चलें इंडिया पे बाद में आते हैं, तो उसमें जो 75 कंट्रीज़ में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो मेरे ख्याल में जिनके पाकिस्तान से भी ज़्यादा बेहतर अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। मसलन जॉर्डन का इसमें जिक्र, आपको पता है कि जॉर्डन तो बड़ा पुराना स्ट्रॉन्ग एलाय है अमेरिका का, बेसिस के अंदर वो करता है। इजिप्ट, इसके अलावा एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऐसा भी नहीं है कि उन मुल्कों पर ये पाबंदी लगाई गई उनके शहरियों के ऊपर कि जहाँ पर कोई मुआशी सूरत हाल को बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुवैत, अब कुवैत की जो, कुवैत का आपको पता है कुवैत की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि फी कस आमदन सालाना $60,000 अमेरिकी है। अब ये कुवैत पे क्यों बैन लगा, ये वहां पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। करेंसी अगर देखें दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, मैं वही कह रहा हूँ। फिर ब्राजील जो है पार्ट ऑफ द G20, अगेन वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। यूराग्वे, तो इस तरह के जो ममालिक हैं, तो इससे एक क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर ये फैसला उन्होंने किस तरीके से लिया है। तो मेरे ख्याल में एक उसमें बिल्कुल इसको इस पैराए में देखना कि बिल्कुल हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है, ये दुरुस्त नहीं है। इंडिया के केस में यस, कि आखिर क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है जो सबसे ज़्यादा अमेरिका में लोग लीगल भी और इलीगली भी वहाँ पे जो जाते हैं, और शुरू में जो क्रैकडाउन भी हुआ था उसमें जहाज़ भर भर के अमेरिका ने वापस इंडिया भेजे थे,
और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब इंडिया के साथ इस वक्त ताल्लुकात अमेरिका के बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इंडिया का इसमें नाम क्यों नहीं डला? तो उसमें मेरे ख्याल में यहाँ पर जो ओवरऑल ताल्लुकात बेशक ख़राब हों, लेकिन इंडिया की जो पेनिट्रेशन है विद इन दी अमेरिकन सिस्टम, आप स्टेट डिपार्टमेंट में चले जाएं, बाकी जितने जो इदारे हैं, आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन के आपको वहां पर लोग बहुत मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं शायद उसने एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हैं और फिर उनकी लॉबीज के अंदर उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है, पैसा भी इस्तेमाल करते हैं वो यूएस कांग्रेस के ऊपर। वो सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानीज भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है वहाँ पे समटाइम्स जब आप बाहर जाते हैं तो ये कॉमन कंप्लेन आपको मिलती है कि हमारे जो पाकिस्तानीज हैं वहाँ पे वो अपने ही लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर रहे होते हैं। और अभी भी जो एक पॉलिटिकल चैलेंज है गवर्नमेंट को, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हो रही हैं हमारे डायस्पोरा से वो वाशिंगटन में हो रही हैं, तो वो भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज इसके लिए बना हुआ है। हैविंग सेड दैट, अच्छा फैसला नहीं है क्योंकि जो कभी ग्लोबल विलेज की बात हो रही है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का काफ़ी टेन्योर पड़ा हुआ है, तो इस किस्म के गालबन और भी फैसले जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और इसको एक और तरीके से भी देखने की ज़रूरत है कि वो ज़माना अब गया जब कि यूरोप में, मगरब में तरक्की हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज़ था और वहाँ पर उनको वर्क फोर्स चाहिए थी, और हमने देखा कि फिर तरक्की पजीर ममालिक से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, इंडिया, लोग वहां पर गए और वो मेरे ख्याल में उनकी जो किस्मत बदल गई। लेकिन अब पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बेशक तरक्की याफ्ता ममालिक, वहां पर भी नौकरियों का फुकदान है, एआई की वजह से, बाकी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एक बहुत सख्त एक कॉम्पिटिशन है। और अगर आप हालिया मिसाल पाकिस्तान की ले लें कि जब अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन लॉन्च किया गया, तो मेजॉरिटी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अवाम ने उस मेजर को सपोर्ट किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में मौजूद थे, ये उनकी नौकरियों पे, उनके बिजनेस के ऊपर काबिज हो गए थे। यही पर्सपेक्टिव अब आपको अमेरिका में, जो एक अमरीकी है वो ये कहेगा, जो भी बाहर से लोग आते हैं यूरोप में, अगर कोई यूरोप से बाहर से बंदा आएगा उसके बारे में कहेंगे, तो इसको एक ओवरऑल पिक्चर के तौर पर देखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि जो हमारी हुकूमतें हैं उनको शायद अपने ही मुल्क में ऐसे जरूर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, हमारी मैशत इस तरह की होनी चाहिए कि लोगों को फिर बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और यहीं पर उनका अमेरिका या यूरोप बन जाए। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और फैसले से मुतालिक बात करेंगे जिसका जो अमेरिका ने लिया और जिसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब जो हमने डिस्कशन करनी है वो उसका ताल्लुक ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो टेंशन चल रही है उससे मुतालिक भी है। और अगर टेंशन की बात करें तो आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ है, और जब से ये ईरान के अंदर हालात ख़राब हुए हैं, अमेरिका धमकियाँ दे रहा है अटैक करने की, ये दूसरा रब्ता है दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। और इसमें जो दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने बताया है कि ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर डिस्कशन हुई है और दोनों ने एग्री किया है कि रीजन में और अदरवाइज जो पीस है वो बहुत ज़रूरी है और जो राब्ते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो अपोज कर रहा है किसी भी जो फौजी कार्रवाई की, और पाकिस्तान समझता है कि जो भी मसाइल हैं इस वक्त ईरान के, बातचीत के जरिए मामलात को हल होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर फॉर द टाइम भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो फौजी ऑप्शन है, ये ताकत का इस्तेमाल है, उसको साइड पे रखा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए मजीद पाबंदियां उनके ऊपर लगा रहे हैं। और इस हफ्ते एक और जो उन्होंने फैसला किया, और वो फैसला ये था कि वो ममालिक जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं उनके ऊपर उन्होंने ऐलान किया कि 25% इजाफी टैरिफ लगाया जाएगा। अब पाकिस्तान जो है उन टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है, ये टॉप 5 में, जो इस वक्त सबसे बड़े ईरान के ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और जाहिर है कि इसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। तो शहबाज, आपकी क्या इसके हवाले से टेक है कि फिलहाल तो उन्होंने जो ऐलान तो किया था, लेकिन उसके बाद कोई फॉलो अप, जाहिर है कि कोई उस तरह का ऑर्डर जारी नहीं हुआ, बट वी अस्यूम कि जब उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट के अंदर कि ये जो ऑर्डर है फाइनल है, और ये हम जानते हैं कि ईरान डिस्पाइट द फैक्ट कि सैंक्शंस उनके ऊपर हैं, ट्रेड तो पाकिस्तान और बाकी मुल्क भी करते हैं, तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर डू यू थिंक कि होगा? क्योंकि 25% ट्रेड टैरिफ का मतलब यह है कि जो हम मसनूआत अमेरिका को भेजते हैं जो तो 29% पे हैं, तो उसमें 25 आप ऐड करें तो 53 से भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, इसमें कामरान, पहली बात जो ये आपने कहा कि पाकिस्तान जो है टॉप 5 कंट्रीज में से आता है जिनकी ईरान के साथ ट्रेड है हो रही है, ये ऑफिशियल नंबर नहीं है। ठीक, अच्छा, ये डिस्प्यूटेड नंबर है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जिसके ऊपर अमेरिकन जो है वो पाबंदियां लगी हुई हैं,
उसके ज़रिए पाकिस्तान और ईरान की कोई ट्रेड नहीं हो रही। अगर आप किसी ने नंबर चेक करना है तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाए, वहाँ कंट्री वाइज इंपोर्ट का भी और एक्सपोर्ट का भी डाटा पड़ा हुआ, मैंने खुद चेक किया है। पिछले माली साल में भी ज़ीरो, उससे पिछले माली साल में भी ज़ीरो। हालांकि जो एक बीबीसी का आर्टिकल आया था उसमें उन्होंने कोई $3 बिलियन या $2.4 बिलियन की उन्होंने ट्रेड बताई है जनवरी अक्टूबर 2025। अब बीबीसी ने ये फिगर कौन सा कंसिडर होता है फिर? देखिए, अगर देखा जाए पाकिस्तान की ट्रेड तो हो रही है, लेकिन इनफॉर्मल हो रही है, ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से नहीं हो रही। बीबीसी ने जो नंबर लिया वो इरानियन अथॉरिटीज से लिया, और फिर गालबन वजारत खारजा की वेबसाइट के ऊपर भी कोई ऐसी प्रेस रिलीज पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने पिछले साल में ट्रेडिंग जो इसका वॉल्यूम है पाकिस्तान और ईरान का वो $2.8 बिलियन या इतना कुछ बताया है। तो ये जो नंबर है ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल डाटा उसको सपोर्ट नहीं करता। ऑफिशियली हमारी जीरो ट्रेड। अब हो क्या रहा, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की। नहीं, मैं ये यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्योंकि अमेरिका ने तो ये कहा ना कि जो ट्रेड कर रहा है एक इनफॉर्मल ट्रेड तो हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन असल जो हम उसको कंसिडर करते हैं स्टेट बैंक के बुक्स के ऊपर तो कोई ट्रेड नहीं हो रही। जब कोई ट्रेड हो ही नहीं रही तो इसका मतलब पाकिस्तान कैसे है कि जी हम तो ट्रेड कर ही नहीं रहे हमारे ऑफिशियल। एक तो ये करें कि अपनी वेबसाइट से वो डाटा हटाएं, एक प्रेस रिलीज जो पड़ी हुई है वजारत खारजा के अपने दोस्तों को कहेंगे जरा उसको हटा दीजिए, वो स्टेट बैंक के जो नंबर्स हैं उसके साथ नहीं जा रहा। दूसरी ये कि क्या आप इनफॉर्मल ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने फॉर्मल ट्रेड ना करके बड़ी भारी कीमत अदा की है। आपको पता है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आज तक पाकिस्तान ने उसको अंडरटेक नहीं किया। पाकिस्तान सस्ता तेल खरीद सकता था ईरान से, पाकिस्तान ने नहीं खरीदा ऑफिशियली, ठीक है। अगर कोई स्मगलिंग से आ रहा है या किसी और जरिए से आ रहा है तो वो उसको तो अब जो है वो बायलैटरल ट्रेड में उसके जुमरे में नहीं लेके आ रहे। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों की ट्रेड हो रही हो जिसके ऊपर बैन ना हो या बार्टर ट्रेड में अलाउड हो। एक जो चीज़ है गवादर के लिए, आपको पता है कि हमारे अपने घर की बिजली गवादर के लिए नहीं है, हमारा नेशनल ग्रिड गवादर तक एक्सटेंड ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ चंद महीने पहले की, अभी मुझे नहीं पता कोई डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पर नहीं। उसके लिए हम ईरान की कंपनी से बिजली खरीदते हैं, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो हम बैंकिंग चैनल से नहीं करते, हम बार्टर ट्रेड के जरिए उनके सेटलमेंट्स करने की कोशिश करें। वो इतना निग्लिजिबल वैल्यू हो गई उसकी कि उसके लिए पाकिस्तान को इस लिस्ट में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हाँ, ये अब एक अमेरिकन गवर्नमेंट की स्वीट विल होगी कि जो ओवरऑल जो ट्रेड है, जो बेसिकली इनफॉर्मल ट्रेड है, उसको वो कैसे कंसिडर करता है। और यहाँ पर आई थिंक जो हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। बट आई थिंक इसमें अपेरेंटली लगता ही है कि चाइना को टारगेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो तेल की आपने बात की, इस वक्त जो नंबर्स हैं वो बताते हैं कि 80% इस वक्त जो तेल है ईरान से वो चाइना खरीदता है। पिछले साल उन्होंने सबसे तो इसका मतलब है कि इवन कि इंडिया भी पीछे हट गया। और इंडिया, और अगर नंबर्स देखें जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसमें तो जो अगर ईरान की तरफ से भी नंबर आया तो उसमें जो इंडिया की जो ट्रेड है या इंडिया जो ईरान एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, वो पाकिस्तान से नंबर कदरे थोड़ा कम है। अगर ये उसकी सिचुएशन देखें तो लगता ही है कि वो टारगेट यहाँ पर भी चाइना को उस लिहाज से, जो कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और सर्वाइवल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और ईरान की जो सर्वाइवल है उसके लिए फिर तुर्की, यूएई अगेन, अब ये वो मुल्क हैं, अब तुर्की के भी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई अगेन वन ऑफ देयर एलाइज, तो जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है। हाँ, और ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल में उनके आने से उनके एडवर्सरीज को कम नुकसान हुआ है, उन्होंने इत्तेहादियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये तो वो उन्होंने सेल्फ, वो क्या उसको बोलते हैं, अपने ही घर के ऊपर हमला, जैसे यूरोपीय यूनियन को और देखें इसी की कंटिन्यूएशन में अब जो अगला, पहले तो हम इंडिया की बात कर रहे थे पहले हिस्से में कि उनके शहरियों के ऊपर जो इमिग्रेंट वीजा का बैन नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए अंडर ट्रंप जो सूरत हाल है वो आसान है। ऑलरेडी उनके ऊपर 50% टैरिफ आयद है, और ये क्योंकि इंडिया भी ट्रेड करता है ईरान के साथ, तो अगर 25% वो लगा लें तो ये 75% हो जाता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ना सिर्फ ट्रेड बल्कि कोई बिजनेस की भी बात की गई है, तो इस हफ्ते जो खुद इंडिया के ही मीडिया ने रिपोर्ट किया है, जो चाबहार पोर्ट बड़ी एक स्ट्रेटेजिक एक मंसूबा जिसके तहत जो भारत है वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल करना चाहता है और चाहता था। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक द इकोनॉमिक टाइम्स ने जो रिपोर्ट किया है कि इंडिया ने अपेरेंटली वहां से खामोशी के साथ क्विट कर लिया है, और वजह उसकी यही बताई है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक तो पिछले साल अक्टूबर में ये जो वेवर था चाबहार पोर्ट वो ख़त्म किया था, लेकिन 6 महीने की वो मांगी थी उन्होंने एग्जाम्पशन, वो एग्जाम्पशन ख़त्म हो रही है अप्रैल 2026, और उससे पहले इससे बचने के लिए, और लग रहा है कि फर्दर शायद एक्सटेंशन ना मिले इंडिया को, तो उन्होंने एक तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर ये जो उनकी स्टेट ओन्ड एंटिटी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, और पिछले साल इनका 10 साल का एक रिन्यूअल मुआहदा हुआ था, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो जितने गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स थे इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इनकी वेबसाइट जो है
अब एग्जिस्ट नहीं करती, ताकि मुमकिन जो पाबंदियां हैं अमेरिका की तरफ से लग सकती है उससे बचा जा सके। तो ये इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट, पाबंदियां इन द सेंस कि 25% आपको कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इसमें जो चाबहार पोर्ट है ये कोई सिर्फ ट्रेड की एंगल से इसको ना देखें, ये स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। और इंडिया के बारे में कहा जाता है कि वो एक स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी मेंटेन करते हैं कि आप जितना मर्जी उनके ऊपर दबाव डाल लें। हमारे बारे में तो आप मुख्तलिफ कह सकते हैं कि देखें जी हम तो अमेरिका के कैंप में हमारे पे दबाव आता है। इंडिया कहता था दे टेक प्राइड इन दिस कि आप हमारे पे दबाव डाल के ये नहीं कह सकते कि हम रशिया से ताल्लुकात ना रखें या चीन से पीछे हट जाएं। इस केस के अंदर इंडिया में तनकीद हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब वो नुक्ता आ गया है कि जहां पर इंडिया अपने जो फैसले हैं वो इस बुनियाद पर कर रहा है कि अमेरिका क्या चाहता है। देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ी होगी कि इंडिया की जो इकोनॉमिक मसल था उसकी जो इकोनॉमिक पावर थी उसको तहस नहस किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दो चीज़ों के साथ। एक, जब वो इंडिया को मॉक करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि पाकिस्तान ने कभी 7 कभी 8 इंडियन हथियारे गिरा दिए, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई ख़ास वेट नहीं दे रही है इंडिया को। और दूसरा, उसके साथ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने जो वाइंड अप कर दिया, ऑल्दो उनकी जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आई है उनकी वजारत खारजा की कि हम अभी भी बात कर रहे हैं अमेरिका से, अभी तक तो हमारी अप्रैल तक है इसके अंदर एक्सटेंशन 6 माह की, तो तब तक हमने ख़त्म नहीं किया। लेकिन जैसे आपने कहा $120 मिलियन में ट्रांसफ़र करके ताकि वहाँ पे जो पेंडिंग काम था, जो कमिटमेंट्स की थी इंडिया वो करवा ले और उसकी फिर बाद में देखिए। तो अब ये वाली चीज़ भी कि अगर आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, $500 से $600 के आपके पास रिजर्व भी हो, फिर भी अंकल साम जब चाहेंगे आपका बाजू जो है वो मरोड़ सकते हैं। और बिल्कुल, और इसमें जो इम्पोर्टेंट एक फैक्ट, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है इसका इंडिया तो पाकिस्तान को बाईपास करना चाह रहा था, उसमें फिर अफगानिस्तान की भी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव रहा है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार कम किया जा सके। तो एक तरफ इंडिया को शायद इमीडिएटली इतना बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप उसका ओवरऑल ट्रेड या वॉल्यूम की बात करें तो ये चाबहार पोर्ट से कोई $1.68 बिलियन की हो रही थी। ज़ाहिर है कि इंडिया की मीशत बहुत बड़ी है, लेकिन इसका ज्यादा नुकसान जो है वो अफगानिस्तान को होगा। और मौजूदा वहां पर जो उनकी गवर्नमेंट है जो इस पर रिलाय कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान के जरिए दुनिया के साथ वो तिजारत नहीं कर सकते तो चाबहार पोर्ट के जरिए वो तिजारत करें, लेकिन क्योंकि अब वो मंसूबा भी खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, तो अगेन यहां पर जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसके लिए मसाइल बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहां पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि IMF के प्रोग्राम के अंडर है तो हमारी मईशत उस तरीके से चल नहीं रही, और अब लग ये रहा है कि मुख्तलिफ आवाज़ें तो हुकूमत से बाहर पहले जो लोग बैठे आ रही थी कि हमें ये अपना जो तरीक़ाकार है बदलने की ज़रूरत है। आखिर कब तक हम इतनी सुस्त रवि के साथ अपनी मईशत को चलाएं। अब हुकूमत के अंदर से भी ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इस हफ्ते हमने एक और डेवलपमेंट देखी, जो पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन है, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनकी एक बड़ी आप कह सकते हैं कि धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको आप कह सकते हैं शहबाज के वो लिटरली एक चार्जशीट थी हुकूमत के खिलाफ। और मेरी हैरान कुन ये बात थी कि उस वक्त जब सुबह के टाइम पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तमाम पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स उन्हें बराह रास्त दिखा रहे थे, और वो हुकूमत के खिलाफ जैसे मैंने कहा कि बाकायदा तौर पर चार्जशीट थी। तो ये क्या मुआवजा है? देखिए, ये कहानी कल से या इस हफ्ते से शुरू नहीं हुई, ये अपनी कल्मिनेशन की तरफ जा रही है। इस वक्त जो जिस तरह दुनिया के फ्रंट के ऊपर हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी हो रहा है। एक गैर यकीनी कैफियत है। हुकूमत के अंदर दो इस वक्त जो कैंप्स हैं, एक कैंप वो है जो कह रहे हैं कि जी बस बहुत हो गया, हमने स्टेबलाइजेशन करके देख ली, उसकी भारी कीमत अदा की और हम इस फेज से नहीं निकल रहे, अब लोगों के हालात बहुत बुरे हो गए। दूसरा ये है कि आप का जो पेशेंस है आप उसको अभी ना रन आउट करें, अभी भी आप सब्र का मुजाहरा करें और चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आप ये रास्ता ना छोड़ें। अब पहला जो कैंप है इसके हक में जो आवाज़ आई इस हफ्ते वो किसी और की नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा जी कि IMF के जो प्रोग्राम्स हैं वो एंटी ग्रोथ हैं और हम जल्द IMF से इंगेज करेंगे। और आज के बाद उनके जो अल्फाज थे एक पब्लिक इवेंट के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि, और नाम भी उसका पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग था, उन्होंने कहा जी कि आज के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसका जो हदफ होगा वो ग्रोथ होगी। अच्छा, उसी इवेंट में 1 घंटा पहले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आए, उन्होंने फरमाया कि बाकी उन्होंने सारी बातें की, उन्होंने औरंगज़ेब साहब ने ये एक्नॉलेज किया कि बहुत सारी जो गैर मुल्की कंपनियां हैं वो पाकिस्तान इस वजह से भी छोड़ के गई हैं कि टैक्सेस रेट ज़्यादा है, एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, बट उन्होंने कहा अगर कुछ छोड़ के गई हैं तो कुछ पाकिस्तान आई भी हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने जो दूसरी बात की, उन्होंने कहा जी हमें जो सस्टेनेबल ग्रोथ हमें चाहिए, दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अब ये दो कैंप सामने आ गए।
अब इससे आप चले जाएं तकरीबन 1-1.5 माह पीछे, जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं SIFC की, उनकी स्पीच अगेन पब्लिक फोरम, सबको पता था कि मीडिया वहाँ मौजूद है। उन्होंने एक ऐसी ओपन स्पीच थी जो अमूमी तौर पर एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी, जिसमें उन्होंने खुलकर वो सारी बातें मानी जो मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, बिजनेस कम्युनिटी प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी उसके बारे में कंप्लेन कर रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। आपको याद होगा उनके अल्फाज के FBI का सबसे जो आसान शिकार है वो है ही ये जो लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हुए, मतलब ये सनतकार और सैलरी क्लास के लोग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़, और उसका फिर जो एंटी क्लाइमेक्स हुआ वो हुआ कल, जब हर तरफ से प्रेशर बिल्ड हो गया। तो कल फिर SM तनवीर साहब जो हैं वो आए सामने, और उन्होंने भी जिस तरह आपने कहा चार्जशीट दी, लेकिन नाज़रीन उन्होंने कहा कि आइए एक दफ़ा फिर सुनते हैं इस बात को। 140 से 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों में, जो कि सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर थे। एक बड़ा यूनिट लगने में 3 नस्लें लग जाती हैं। इतना आसान नहीं है यूनिट लगना। हम उसको मजाक समझ रहे हैं, यूनिट बंद हो गए। SMEs जितने भी हैं, इतनी हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से जंक यार्ड में कन्वर्ट हो गई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर टोटली कोलैप्स हो गया। अगर हमारी इकॉनमी ऐसी ही रही, अल्लाह ना करे कि हमारे को IMF प्रोग्राम फिर से लेना पड़े, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, खुदारा जल्दी फैसले करें। जो बच गई है इंडस्ट्री उसको बचा लें, जो बंद हो गई है वो वापस नहीं चलेगी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने सारी सूरत हाल बयान की, और जो कुछ वो कह रहे थे उसमें कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं थी। ये सूरत हाल वाकई, आप लाहौर चले जाएं, फैसलाबाद, कराची, सियालकोट, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेनेटर्स हैं उसके लिए, ग्रोथ के लिए, आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनके इंतहाई बुरे हालात हो गए हैं पिछले चंद साल में। और ये वो कॉज थी जिसको फिस्कल स्टेबलाइजेशन की कॉज कहा जाता है, लेकिन ये कॉज किसने दी वो भी ज़रा सुन लीजिए। इसी इवेंट पर जो पब्लिक पॉलिसी पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग था, यूनुस ढागा जो फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं, उन्होंने क्या वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी, और सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, सागडार साहब भी थे, औरंगजेब साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो स्टेबलाइजेशन की कॉस्ट है, ये इसकी कॉस्ट है हाई पावर्टी लेवल्स इन पाकिस्तान, हाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन पाकिस्तान, प्यूनिटिव टैक्स रजीम जिसमें सिर्फ तनख्वाहदार तबके के ऊपर 230% जो है वो इजाफी टैक्स लगा IMF के प्रोग्राम में। इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा जी फ्रीज हो गई है, कैपिटल फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान से हो रही है। और सबसे बड़ी बात, वो जो कंसोलिडेशन और स्टेबलाइजेशन की जो बात करते थे कि शरह सूद हमने 22% कर दी है, उससे महंगाई कंट्रोल में आ गई है। जो यूनुस ढाका ने वहाँ पे डाटा के साथ प्रूव किया कि पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी थी वो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने से बढ़ी, और उसमें जो कमी भी हुई है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वजह से नहीं हुई। वो कमी हुई है जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कम हुई है। तेल का आपको इतना बड़ा बोनांजा मिल रहा है, आलमी मंडी में हम देख लें $60-65 की ऑयल की प्राइस है। बट हम यहाँ पे सस्पेंस छोड़े जा रहे हैं। क्या ये कहानी एंटी क्लाइमेक्स हो गया है? इसके साथ जो SM तनवीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या इसकी एक फाइनल एपिसोड नेक्स्ट वीक, इसके ऊपर बात करेंगे अगले हफ्ते के प्रोग्राम में। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मईशत का हम तज़किरा कर रहे थे, क्या राह इख्तियार करनी चाहिए, और पाकिस्तान की मईशत की अगर आप कह लें कि उस तरीके से अपना पोटेंशियल हमने अचीव नहीं किया, तो उसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर, वजह जो है वो पावर सेक्टर है। यानी कि जो बिजली के हमारे कारखाने हैं, बावजूद सब्सिडीज़ के, इस्लाहात के, ये मामला ठीक नहीं हो पा रहा। और जो एनुअल रिपोर्ट, जो सरकारी रिपोर्ट सामने आई है, वो भी कोई अच्छी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करी, डिस्पाइट द फैक्ट कि खुद भी कहते रहे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद पर्सनली इस एक FPR और दूसरा जो पावर सेक्टर है, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है कि किसी तरीके से ये दोनों जो मामले हैं किसी तरीके से सीधे हो जाएं। देखिए कामरान, जो पावर सेक्टर है इसमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट आपको नज़र आती है। जैसे पिछले साल जो था 2023-24 का साल, जो आप कह लें कि 2 माली साल पीछे, उसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तमाम की तमाम 10 जो कंपनीज हैं अदर देन के इलेक्ट्रिक जो कि प्राइवेट शोबे के अंदर है, तमाम नुकसानात में थी। आज वो जो 10 कंपनीज हैं उसमें से 6 जो है मुनाफे में हैं,
और चार उसमें मुनाफे में है, लेकिन जो उनका मुनाफा बहुत ही मामूली है। आप कह सकते 4.5 अरब से लेकर 13 अरब रुपया एक कंपनी का, बट उसमें भी एक कंपनी ऐसी है जिसका मुनाफा उसके अपने इकदाम की वजह से नहीं, उसमें सब्सिडी दी गई है। तो इफेक्टिवली 3 कंपनीज जो हैं वो मुनाफे में रही हैं। लेकिन इससे जो खतरनाक सूरत हाल है जो हुकूमत अब करने जा रही है वो निजी शोबे के हवाले करने जा रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट क्या ये आसान होगा? क्या ये वैसे ही होगा जैसे PIA को जब बेचा गया 75% शेयर्स, तो उसका 670 अरब रुपए से जो ज़्यादा कर्जा है वो गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे ले लिया। अब अगर आप इसकी एग्जांपल लें कि जो पूरा पावर सेक्टर है पाकिस्तान का, इसके जो कुल असासे हैं वो सिर्फ 8,400 अरब रुपए हैं। अब 8,400 अरब रुपए के अगेंस्ट उसके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 9,200 अरब रुपए की। इसका मतलब यह है कि 800 अरब रुपए का इसके अंदर होल है। कहानी यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। ये जो 6 कंपनियां नुकसानात में हैं, इनके जो अपने नुकसानात हैं 6 कंपनियों के क्यूमुलेटिव, कुछ तो इन्होंने पिछले साल किए और जो माजी में भी करते रहे, वो 3,000 अरब रुपए नुकसान है। तो कल ये अगर प्राइवेटाइज करने जाते हैं तो जो बिडर होगा वो आपको कहेगा नहीं कि आप इस नुकसान को जरा हटाइए। अगर आप नंबर्स की बात करें, PIA के केस में हुआ था, PIA के केस में हुआ था। अब जैसे कोयटा है, कोयटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है, इसके 113 अरब रुपए के पिछले साल नुकसान था। अब उसके सिर्फ एक कंपनी की जो क्यूमुलेटिव लॉसेज हैं वो 825 अरब रुपए हैं, मोर देन द लॉसेज बाय द PIA। फिर आप पेशावर पेस्को जो है 93 अरब रुपए पिछले साल नुकसान किया, 764 अरब रुपए के मजमूई नुकसान। सखर 25 अरब रुपए पिछले साल नुकसान किया, 500 अरब रुपए के मजमूई नुकसान। हैदराबाद 13 अरब रुपए का पिछले साल नुकसान किया, मजमूई नुकसान 460 अरब रुपया। लाहौर 13 अरब का पिछले साल नुकसान। अब लाहौर के बारे में कहा जाता है बड़ा ये वेल सेटल्ड एरिया, यहाँ पे तो कोई कुंडा का कल्चर नहीं होना चाहिए ना। 13 बिलियन का पिछले साल नुकसान किया और 306 अरब के मजमूई नुकसान। अब इस्लामाबाद जैसी जो कंपनी है उसका जो नुकसान है पिछले साल वो 1.5 अरब रुपए का और मजमूई नुकसान उसका 133 अरब रुपए का। ये जो नंबर्स है ना, ये कहानी बताते हैं। अब सवाल ये है कि अब्दार साहब भी कह रहे थे, मोहम्मद अली भी कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं। मैं मुझे अगर एक सवाल करने दें, ये जो नुकसानात हैं और बढ़ते जा रहे हैं, ये आपने और मैंने और अवाम ने ही हमने पे करने ना। जैसे पहले अपने PIA के कर रहे हैं, PIA, बल्कि PIA के ऊपर भी एक स्टोरी करते हैं कि जो PIA होल्डिंग कंपनी बनाई गई, उसके जो नुकसानात थे वो होल्डिंग कंपनी में डाले गए, तो उसकी PIA की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी होगी होल्डिंग कंपनी की, और PIA जो बेची गई उसको कितना मुनाफा हुआ, चाहे वो अकाउंटिंग प्रॉफिट था या जो भी था। तो लेकिन एक प्रेसिडेंट हुकूमत ने ऐसा सेट कर दिया, अब जो हर नया इन्वेस्टर आएगा वो मांगेगा। और इन अगर प्रिंसिपली आप बात करें असूली तौर पर, तो जो भी निजी शोबे से आएगा वो कहेगा भाई मैंने तो नुकसान नहीं किया, बिल्कुल मैं आपकी जो है आपकी शाह खर्चियों का आपके जो सियासी मफादात की कीमत मैं क्यों पे करूं? क्या मैंने कहा था कि हैदराबाद और सखर में कुंडों की इजाज़त दें? क्या मैंने कहा था कि हैदराबाद और सखर के जो बोर्ड्स हैं उसको कि दूसरी सियासी जमात के मशवरे से लगाएं या ना लगाएं अगर वो मना करते हैं? फैसलाबाद की इंप्रूवमेंट आई है। अब फैसलाबाद के अंदर जो बोर्ड था वो बेहतर लगा बोर्ड इस दफ़ा, तो उसने उसकी रिफ्लेक्शन उसके अंदर आ रही है। बट फिर एक और जो चीज़ है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका काम कोई नहीं है उनको बोर्ड्स के ऊपर बिठा दिया जाता है। अब ब्यूरोक्रेट्स का पावर सेक्टर से क्या ताल्लुक है? अब क्या ये मशवरे देंगे कि उनको भारी फीसें मिलती है ना? भारी फीसें मिलती हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का तो मुझे नहीं अंदाजा कितना है। कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिनकी फीस, ये मैं पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, 5 लाख रुपया एक मीटिंग अटेंड करने। कुछ बोर्ड्स हैं उनकी फीस $3,500। कुछ बोर्ड्स हैं जिनकी एक मीटिंग की फीस $5,000। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि कौन कौन लोग इन बोर्ड्स के ऊपर बैठे हैं और उनका क्या काम है। और फिर ये करते ये हैं कि मीटिंग्स करते हैं मुल्क से बाहर, और मुल्क से बाहर मीटिंग करते हैं, फिर एक मेन बोर्ड की मीटिंग के साथ कोई छोटी मीटिंग भी रख लेते हैं कमेटी की। 5 है तो 10 हो गया, 3.5 है तो 7 हो गया। तो फिर आप कहते हैं जी नुकसानात हो गए, नुकसानात तो फिर होंगे। तो ये सारी कहानी है, मिसमैनेजमेंट है। बेचना ही इसका हल है। कैसे बेचना है, PIA का जो मॉडल है उसको फॉलो करना है या कुछ और करना। और दूसरी हमारी जो ओवरऑल इस वक्त पॉलिसी है कि बिजली जिस तरीके से महंगी हो रही है, हमने जिक्र किया FPPCI जो कह रहा है कि बिजली की जो कंजम्पशन है वो भी ट्रेंड शो कर रहे हैं कि कम हो रही है, और पाइपलाइन के अंदर मजीद आप पावर प्लांट्स जो हैं वो लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये आपके लिए एक ऐसा मेरे ख्याल में अंधा कुआं है कि ये तो प्रॉब्लम किसी तरीके से हल नहीं होने वाली। देखिए ये जो हम सारी बात कर रहे हैं वजारत खजाना की रिपोर्ट के ऊपर कर रहे हैं। वजारत खजाना की ये जो रिपोर्ट है इसकी मंजूरी दी है कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, जिसकी सरबराही करते हैं जनाब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछला साल था उसके अंदर
जो सेल्स इनकी हैं, टोटल टर्नओवर है पावर सेक्टर का, उसमें 4% कमी होकर 3,800 अरब रुपए पे आ गया। टर्नओवर कम हो गया, सेल्स कम होगी। मैं आप और या वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, वो क्यों इनकी महंगी चोरी वाली बिजली ले, क्यों किसी और ने चोरी की उसके बिल वो पे करे, क्यों जो ये अपने रिकवरीज नहीं कर सकते, जो कर्जा लेके इन्होंने पे किया है सप्लायर्स को, उसके बाद 3 रुपये 23 पैसे फी, जो मैं क्यों उसकी कीमत दूं? तो इसका कोई हल नहीं है जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं लेके। और गिवन द फैक्ट कि जो जिस तरीके से तेजी से टेक्नोलॉजी हो रही है, तो यू नेवर नो कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से लोग जो नेशनल ग्रिड से हट के जो अपने सोल्यूशंस हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, तो मुस्तकबिल में अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इकदाम ना किए जो ये बिजली है उसको अफोर्डेबल ना बनाया, तो फिर अब लोगों के पास मुख्तलिफ ऑप्शन आते जा रहे हैं, तो ये मसाइल जो हैं वो मजीद गंभीर होते जाएंगे पावर सेक्टर के अंदर। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।